हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग यहां पर साइंस का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी ALP टेक्नीशियन और ग्रुप D NTPC के लिए बेहतरीन यह साबित होने वाला है दोस्तों। तो जिनका भी जो लोग भी यहाँ पर रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होगा। तो साइंस का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है दोस्त। तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे और इसमें हम बात करेंगे 10 प्रश्न को लेकर। 10 प्रश्न का यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हम लोग विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे दोस्त। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं दोस्तों। एक बार सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। एक बार सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या बोला गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो उपयुक्त विकल्प है उससे भरना है। क्या बोला गया है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे किस समूह से संबंधित होते हैं, ठीक है। यानी जो पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, विभिन्न भाग मतलब क्या, पौधा में क्या होता है, जड़ होता है, ठीक, जड़, तना होता है, जड़, तना और पत्ती, यही पौधे का विभिन्न भाग होता है। तो कौन सा समूह है जिनमें जड़, तना, पत्ती होता ही नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो उस समूह का नाम है दोस्तों, उस समूह का नाम है थैलोफाइटा। क्या नाम है, तो आप बताएंगे उस समूह का नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एक पादप समूह है दोस्तों। उसमें ना तो जड़ होती है और ना ही यहाँ पर तना होता है और ना ही उसमें पत्ती होती है, ठीक है। यानी जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं। उस समूह का नाम क्या है, थैलोफाइटा समूह है। क्लियर है। चलिए, अगर थैलोफाइटा की हम बात करते हैं दोस्तों, तो थैलोफाइटा जो समूह होता है यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। क्या मानते हैं, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह माना जाता है थैलोफाइटा समूह को, ठीक। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो आप बताएंगे थैलोफाइटा है। इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है और संवहनी ऊतक भी नहीं होता इसमें, ठीक है। संवहनी ऊतक, अब संवहनी ऊतक क्या होता है, तो संवहनी ऊतक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, जाइलम फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम को संवहनी ऊतक कहा जाता है। तो इसमें संवहनी ऊतक भी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। संवहनी ऊतक नहीं होता है। और यहाँ पर याद रखेंगे वनस्पति, ये जो वर्ग है दोस्तों, यानी कौन सा, थैलोफाइटा जो वर्ग है, पौधों की सामान्यतः इसको शैवाल कहते हैं, ठीक है। इस वर्ग के जो पौधे होते हैं, थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको शैवाल कहते हैं। अब जो शैवाल आप देखे होंगे दोस्तों, कहीं कहीं देखते हैं काई लग जाता है, ठीक है, कहीं कहीं देखते हैं काई लग जाता है। तो जो काई होता है हरा होता है, उसमें ना तो जड़ पता चलता है, ना ही पत्ती पता चलती है, ना तो उसमें तना पता चलता है, ठीक। तो वही होता है थैलोफाइटा समूह। आप तो काई देखबे किए होंगे, ठीक है, कहीं जहाँ भी पानी रुकता होगा वहाँ पर काई लग जाता है, वही होता है, वही थैलोफाइटा समूह के पादप होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, शैवाल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। क्लियर है। ये कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, इसके कुछ उदाहरण भी हैं, तो नोट कर लेंगे उदाहरण कौन कौन सा है। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा ये भी क्या है, थैलोफाइटा समूह का पादप है। कारा है, कारा है, ठीक है।
यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स हो गया, और स्क्लेडोफोरा, 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 ये सभी जो पादप हैं दोस्तों, ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। इनमें जड़ तना पत्ती विभाजित नहीं होती है। सिंपल भाषा में हम बात करें तो जो काई होता है, काई जो होता है वही थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर एक बात आपने सीखा है, पढ़ा है, यहाँ पर जाइलम फ्लोएम का नाम आया है दोस्तों। तो जाइलम फ्लोएम का काम क्या होता है? देखिए, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम और ज से क्या होता है? जल होता है, ठीक है। यानी जब हम पादप को यानी पौधों को जब हम पानी देते हैं तो नीचे पानी देते हैं, यानी पानी का जो वाहक होता है, पानी को हर जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाने का काम कौन करता है पौधों में? तो जाइलम। अब भोजन को कौन ले आता है? फ्लोएम ले आता है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। जो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था, अपने आवर्त सारणी में जो तत्व उसने सजाया था वो किसके आधार पर सजाया था दोस्तों? किसके आधार पर उसने सजाया था? देखिए, मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें जो तत्व को रखा गया था उसको परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखा गया था। किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलिए, अगर हम बात करते हैं दोस्तों पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। और इसमें जो ब्लॉक हैं SPDF ब्लॉक होते हैं, SPDF, ये 4 ब्लॉक होते हैं दोस्तों, SPDF। क्लियर है? 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। और इसमें जो 18वां ग्रुप होता है, दोस्तों 18वां ग्रुप को हम लोग शून्य ग्रुप भी कहते हैं और इसे अक्रिय ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी तत्व हैं वो सभी के सभी क्या हैं? अक्रिय गैस हैं, ठीक है, अक्रिय गैस हैं। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की बात किया जाए दोस्तों, देखिए ये तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज किया था, लेकिन इसकी आवर्त सारणी मान्य नहीं हुआ था, ठीक है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी था, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज करने वाला कौन था? मोजले। कौन था दोस्तों? मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किया था? तो आप बताएंगे मोजले। और कब किया था? यह 1913 में किया गया था, मोजले के द्वारा। यही मान्य है, यही आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यही आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अब आप जो है बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मोजले ने जो तत्वों को सजाया था वो किसके आधार पर सजाया था दोस्तों? मोजले ने जो तत्व को सजाया था वो किस आधार पर सजाया गया था अपने आवर्त सारणी में? इसका आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं, इस प्रकार से, जैसे देखिए, जैसे इस प्रकार से एक प्रतिरोध इधर हो गया, ठीक, एक प्रतिरोध इधर हो गया, और फिर यहीं से एक प्रतिरोध इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से जब जुड़े होंगे श्रृंखला में तो करंट का मान क्या होगा दोस्तों? करंट का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो करंट का मान बढ़ता है कि कम होता है, आधा हो जाता है या एक ही रहता है? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बताइए दोस्तों। तो जब श्रृंखला में जुड़ा जाएगा तो करंट के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी हम कह सकते हैं एक ही रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक ही रहता है दोस्तों। क्या होता है? एक ही रहता है। क्लियर है? एक ही रहता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध का संयोजन होता है दोस्तों, वह 2 प्रकार से होता है।
एक होता है श्रेणी क्रम में, एक होता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, और एक होता है दोस्तों समांतर क्रम। एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, देखिएगा, श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, जब अधिकतम मान की अधिकतम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े देते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला होता है श्रेणी क्रम का, ये होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे डॉट 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 होता है। क्लियर है। इसमें क्या होता है, जो प्रतिरोध का मान होता है वह अधिकतम होता है श्रेणी क्रम में, लेकिन यही समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे डॉट 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 होता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है यानी कम होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिरोध का मान अधिकतम किस क्रम में होता है, तो आप बताएंगे श्रेणी क्रम में होता है, और प्रतिरोध का मान न्यूनतम किस में होता है, तो समांतर क्रम में होता है। ठीक है। प्रतिरोधों को जोड़ने का दो तरीका होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। ठीक है। इस फार्मूले से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा था कि मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाया था उसने अपने तत्वों को किस आधार पर सजाया था, तो इसने सजाया था दोस्तों परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसके आधार पर, क्रमांक के आधार पर। ठीक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था, इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु है दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह किसके बराबर होती है, बताएंगे। बताइए दोस्तों, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है दोस्तों, याद रखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान का संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या क्या होता है, तो न्यूट्रॉन का मान होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का मान होता है, कैसे निकलता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। क्लियर है। एक बार दोस्त बताएंगे सभी लोग, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इधर बाहरी कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में होते हैं, बीच में यहाँ पर नाभिक में होते हैं। अब नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जो द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होती हैं। इन्हीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार को ही द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के भार को ही क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान जो संख्या है, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। जो सर्च लाइट होता है दोस्तों, उसका जो परावर्तक उसमें जो लगाया जाता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है उसमें, या अवतल दर्पण होता है, या बेलनाकार दर्पण होता है, कि फिर समतल दर्पण होता है, बताइए क्या होता है उसमें।
देखिए दोस्तों, जो सर्च लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जब पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाया जाएगा तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, यह आपसे पूछा गया है। तो पानी को जब ब्लीचिंग पाउडर में डाला जाएगा दोस्तों, तो उसमें से क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन गैस दोस्तों, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली जो धातु होती हैं उसका निष्कासन करते हैं दोस्तों? बताएंगे एक बार, इसका उत्तर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा लिसिस? तो इलेक्ट्रोलिसिस इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश क्या होता है? प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, वंश विविधताओं को दर्शाता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, या फिर युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए क्या बोला है कि अलैंगिक जो प्रजनन होता है लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जो नए जीव होते हैं वो जो नए जीव होते हैं उसमें जो जनक होते हैं, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकने वाला धातु का नाम क्या है दोस्तों? देखिए उस धातु का नाम क्या है, तो आप बताएंगे भैया सोडियम है वह धातु जो चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम। ठीक है, सोडियम क्या होता है? इसका प्रतीक होता है Na, इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। क्या होता है दोस्तों? नेट्रियम। नेट्रियम इसका लैटिन नाम है। ठीक है, इस सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 11 होता है। ठीक, 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों। इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश पाए जाते हैं। जो रेनवियर के नोट्स होते हैं प्यारे दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? बताइए वो कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए जो रेनवियर के नोट्स होते हैं प्यारे साथियों, वह पाए कहाँ जाते हैं? तो पाए जाते हैं माइलिनीकृत एक्सोन में। कहाँ पर? जब तंत्रिका तंत्र आप पढ़ेंगे तो तंत्रिका तंत्र में एक चीज़ यहाँ पर बताया जाता है माइलिनीकृत एक्सोन, उसमें यहाँ पर रेनवियर के नोट्स पाए जाते हैं दोस्तों। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो हम लोग 10 प्रश्न पर यहाँ पर बात किए हैं और टोटल 10 के 10 प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं, पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज पढ़ना तो आप लोग कमेंट करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स है, तो मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज यहाँ पर साइंस को पढ़ाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आप ये लोग याद रखेंगे कि इसका जो PDF होता है, ठीक है, हम वीडियो से पहले ही टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, रोजगार विथ प्रमोद
टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।